अपॉर्चुनिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चौहान राजवंश के बारे में हम बात करें तो चौहान राजवंश का दूसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ के साथ। दोस्तों ये विग्रहराज चतुर्थ है, ये जो रचना करते थे बीसल देव के नाम से, और बीसल देव के नाम से जो रचना करते थे इनकी सबसे प्रमुख जो रचना है वो इनका नाटक है, उसका नाम है हरिकेली। इस हरिकेली नाटक को इन्हीं के द्वारा एक पाठशाला है जिसका नाम है संस्कृत कंठाभरणम पाठशाला, संस्कृत कंठाभरणम पाठशाला। और इसी पाठशाला में इस हरिकेली जो नाटक है, इस नाटक को इस पाठशाला की दीवार पर इनके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये याद रखना है बीसल देव के बारे में। उसके बाद में बीसल देव के दो दरबारी विद्वान थे, एक का नाम था नरपति नालय और दूसरे का नाम था सोमदेव। दोस्तों दोनों ही एक बार एग्जाम में दोनों ही सवाल पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। नरपति नालय की जो रचना है, इस रचना का नाम है बीसल देव रासो, और इसी बीसल देव रासो में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, राजा भोज जो कि परमार शासक है और इनकी एक पुत्री है जिनका नाम था राजमती, और राजमती तथा बीसल देव के प्रेम प्रसंग का पूरा वर्णन जो है ये बीसल देव रासो में किया हुआ है। यही सवाल आरपीएससी में दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखना है हमारे लिए। कभी कभी ये प्रेम प्रसंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्जाम में। तो राजमती और बीसल देव के जो प्रेम प्रसंग का वर्णन है वो बीसल देव रासो में किया गया, जिसके लेखक का नाम है वो है नरपति नालय। फिर बात करेंगे सोमदेव, और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई। सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई, और इसमें भी इंद्रपुरी की जो राजकुमारी है और इसी इंद्रपुरी की जो राजकुमारी जिसका नाम है देसल देव, इस देसल देव के साथ में प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन किया गया। दोस्तों दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नरपति नालय और सोमदेव। उसके बाद में जो बात करते हैं हम लोग विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कि इसके द्वारा जो संस्कृत कंठाभरणम पाठशाला का निर्माण करवाया गया, उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गोरी। और इसी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, इसका गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत कंठाभरणम पाठशाला को मुस्लिम इमारत में बदल दिया और इसका नाम जो है वो रखा 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों यह राजस्थान की प्रथम मुस्लिम मस्जिद है, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है 2.5 दिन के झोपड़े का मतलब यह होता है कि यहाँ पर पंजाब सा का उर्स लगता था, और यह जो उर्स है ये मात्र 2.5 दिन चलता था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का मतलब 2.5 दिन तक लोग यहाँ निवास करते थे, और इसी 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इस झोपड़ा को धर्मशाला भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है विग्रहराज के बारे में। और विग्रहराज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमें यही याद रखनी है कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बीसलपुर झील का निर्माण कराया गया। बीसलपुर झील का निर्माण कराया गया, वर्तमान में यह मान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो शासक है वो है पृथ्वीराज चौहान, उसके बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अजमेर का जो मेन शासक के रूप में माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। बात करते हैं हम लोग पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद। दोस्तों इनका जो मेन जो कार्यकाल है वो हमें याद रखना है 1166 से 1177। 1177 से इनका कार्यकाल शुरू होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं, 1177 से 1192 तक इनका शासनकाल चलता है, परंतु जब इनके पिता सोमदेव की हत्या भीमदेव के द्वारा की गई तब ये मात्र 11 साल के थे, और 11 साल की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। इनकी माताजी का नाम था कपूरी देवी, और इन्हीं कपूरी देवी के द्वारा इनकी संरक्षिका का काम किया गया और इनकी राजगद्दी में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है
वो है इनके सेनापति जिनका नाम है भुवनमल्ली तथा इनके प्रधानमंत्री जिनका नाम है केमास और वही कदमबास। हम मुख्य रूप से बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। बात करेंगे जब 1166 में जब ये शासक बन गए तो बिल्कुल अल्प आयु थे, छोटे से थे, कुछ जानते नहीं थे, परंतु इनकी माताजी ने इनकी पूरी देखरेख करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को इस तरह से बना दिया, अस्त्र शस्त्र से लगाकर हर तरह की विद्या में वो निपुण बन गए। परंतु पृथ्वीराज के बारे में एक ऐसी चीज कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ये साम्राज्यवादी नीति की वजह से इनका पतन का सबसे बड़ा कारण बना। हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य और इनके आसपास के पड़ोसी कौन कौन थे उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, ये हमारा अजमेर और इसी अजमेर के साथ में दिल्ली भी जो है वो अजमेर का ही एक पार्ट था जहां तोमर राजवंश कार्य करता था। और अजमेर के जस्ट आगे के जस्ट मैं यहाँ पर बात करूं तो एक शासक था जो है कन्नौज का शासक, और कन्नौज जो है ये था जयचंद गढ़वाल, आप सबको विदित है ये जयचंद गढ़वाल। अगर मैं इधर बात करूंगा तो ये है महोबा, और महोबा का जो शासन था ये शासन था परमादिदेव चंदेल के पास में। महोबा के जस्ट पास में मैं बात करूंगा इधर गुजरात, तो गुजरात का जो शासक था उसका नाम था भीमदेव, और इसी गुजरात के जस्ट यहां पर था आबू, और आबू का जो शासक था इसका नाम था मूलराज सेकंड। फिर अगर जस्ट अब ऊपर की तरफ बात करेंगे इधर हरियाणा, और हरियाणा का जो शासक था इनका चचेरा भाई जिसका नाम था नागार्जुन, और यहां पृथ्वीराज तृतीय। फिर अगर बात करेंगे इधर एक मथुरा के आसपास एक जाति थी जिसका नाम था भंडानक जाति, जो थी मथुरा के आसपास थी। दोस्तों इस तरह से पृथ्वीराज जो है अपने शासनकाल में इनका आसपास का रहा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताता हूं कि जो पृथ्वीराज तृतीय ये सारे इनके पड़ोसी, जब पड़ोसियों का साथ नहीं होता है तो दिखती बात है हर आदमी घर के अंदर सैन मारने में कामयाब रहता है। देखो दोस्तों, मैं बात बता रहा हूं पृथ्वीराज के इनके ऊपर अभियान के बारे में बात करूंगा, और साथ में इसी के साथ में मोहम्मद गोरी के साथ में कैसा व्यवहार रहा इनका वो भी मैं बात करूंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नागार्जुन जो इनका चचेरा भाई था, और नागार्जुन हरियाणा और आसपास के जो एरिया में बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, परंतु पृथ्वीराज की साम्राज्यवादी नीति के तहत इन्होंने नागार्जुन का दमन कर दिया। नागार्जुन का दमन करके इसको हरियाणा से कहीं दूसरी जगह फेंक दिया। उसके बाद का बात करते हैं दूसरे भंडानक जाति। पृथ्वीराज इधर मथुरा के आसपास के क्षेत्र में अपना राज चलाना चाहते थे, और यहाँ पर इन्होंने भंडानक जाति का भी दमन कर दिया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कन्नौज, और कन्नौज का जो शासन था ये था जयचंद गढ़वाल के पास में। दोस्तों याद रखना है, जयचंद गढ़वाल का नाम आते ही पृथ्वीराज तो संयोगिता हमें याद आएगी, परंतु मात्र पृथ्वीराज रासों में ही संयोगिता का नाम है, बाकी कहीं पर भी संयोगिता का नाम नहीं मिलता है। कन्नौज में युद्ध करने का सबसे बड़ा जो कारण था ये था दिल्ली का शासन करना चाहता था जयचंद गढ़वाल, मात्र बिचारी संयोगिता को तो यहाँ पर सिर्फ बता दिया किसकी वजह से पृथ्वीराज का इनके साथ में ऐसा हुआ। दोस्तों याद रखना है आप लोगों को, कन्नौज का जो शासन था इसके लिए इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है, दिल्ली पर शासन करना चाहता था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो जयचंद गढ़वाल जो है ये मात्र दिल्ली के लिए पृथ्वीराज के साथ में था, मात्र जो संयोगिता थी एक बहाना था। फिर भी हम मान लेते हैं पृथ्वीराज रासों के अनुसार, क्योंकि चंद्रवर्धन ने कहा है तो कह सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं हम आबू के बारे में। आबू से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दिखती बात है इनके पिता की हत्या की थी, और वो की थी भीमदेव ने, और इसी भीमदेव के द्वारा भीमदेव से बदला लेने के लिए भीमदेव की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो था आबू का मूलराज द्वितीय, और एक मूलराज द्वितीय की जो एक बहन थी, और इस बहन का नाम था इच्छिनी देवी। दोस्तों याद रखना है इनकी बहन का नाम था इच्छिनी देवी, और मूलराज हालांकि माना जाता आबू जो है ये गुजरात के अंदर ही था, और गुजरात का शासक था भीम सेकंड,
तो अपनी बहन का विवाह ये करना चाहता था भीम सेकंड के साथ में, और भीम सेकंड से इसकी सगाई हो गई थी, परंतु इच्छिनी देवी के जो प्रेम प्रसंग है ये चल रहा था पृथ्वीराज तृतीय के साथ में। अब देखती बात है, जैसे ही सगाई होती है पृथ्वीराज जी आते हैं और इच्छिनी देवी को भगा कर लेके जाते हैं और इनके साथ में शादी कर लेते हैं। तो देखती बात है, यहाँ से आने वाले मूलराज भी क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और गुजरात के भीम सेकंड भी क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इधर अगर हम बात करेंगे महोबा की, और महोबा का सबसे चंदेल शासक था जिसका नाम है परमादिदेव चंदेल, और इस परमादिदेव चंदेल के दो सेनापति थे, एक का नाम था आला और दूसरा का नाम था उदल। दोस्तों परमादिदेव चंदेल चाहता था कि कैसे भी करके पृथ्वीराज के साम्राज्य पर सेंध लगाई जाए, परंतु याद रखना दोस्तों पृथ्वीराज ने ऐसा आक्रमण किया कि मात्र एक दिन में ही परमादिदेव चंदेल को पराजित कर दिया और कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मात्र दूसरे दिन ही कालिंजर के दुर्ग को पृथ्वीराज ने आजाद कर दिया। लगा ही नहीं कि परमादित्य चंदेल के साथ में आला उदल शहीद हुए, ऐसा कुछ हुआ। तो दोस्तों पृथ्वीराज जो है, जब देखो आसपास के पड़ोसियों के साथ में इतने ज्यादा अगर पड़ोसी खतरनाक हो चुके हैं तो कौन इनका साथ देगा। और आप सबको पता है जब तराइन का युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, तो मोहम्मद गोरी है ये आक्रमण करने के लिए आया, तो आपको पता होगा इन किसी ने भी साथ नहीं दिया। अगर हम बात करेंगे, ये थी पृथ्वीराज चौहान, इसके पड़ोसियों, और आपस में ही पड़ोसियों को इन्होंने हरा दिया, तो इनका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान की बात कर ली तो थोड़ी सी बात मोहम्मद गोरी भी करेंगे। देखिए दोस्तों मोहम्मद गोरी हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं तो दोस्तों आगे बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी गजनी जो है, गजनी जो शासन जो था गजनवी, ये सारे लोगों को हराकर इनका भाई था जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। दोस्तों बात है सन 1163 की। इसी 1163 में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गजनी का शासन था उस गजनी के शासन का समाप्त हुआ और एक नए राजवंश की उत्पत्ति हुई, और उस राजवंश का नाम था गौर वंश। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हेरात तथा गजनी जो क्षेत्र है और इनके बीच में जो पहाड़ी नुमा क्षेत्र है वहां पर ये गौर वंश निवास करता था, इसलिए इनका नाम बन गया गौरी वंश। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरुआत तो बेसिक ही हमारे लिए very जरूरी है। गयासुद्दीन सम के द्वारा ही यहाँ पर गौर वंश की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। दोस्तों स्वतंत्र जब स्थापना होती है वो होती है 1173 में। गयासुद्दीन बिन साम जो बचे हुए तुर्क थे, इन तुर्कों को हरा देता है, भगा देता है यहाँ से, और 1173 में इनके द्वारा यहाँ पर गौरी वंश की स्थापना कर दी गई और स्वतंत्र गौरी वंश कार्य करने लग गया। और गयासुद्दीन मोहम्मद बिन गौरी के भाई का नाम था जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और इसको जो है ये गजनी का शासक बना दिया। जैसे ही गजनी का शासक बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, गजनी का शासन बन गया, स्वयं गयासुद्दीन है ये चला गया अपने राज्य गौर में, तो इकलौता स्वतंत्र शासन है वो गजनी का शहाबुद्दीन के पास में चला गया। इसी शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को मोहम्मद गोरी भी कहा जाता है। दोस्तों मोहम्मद गोरी भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी 1175 में सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। दोस्तों बाकी जितने भी तुर्क आए, जो भी है मुगल है, इन सबका इंडिया में एक ही काम था, और वो कार्य क्या था कि भारत को लूटो। परंतु इस मोहम्मद गोरी का सबसे जो बड़ा रास्ता वो ये था कि कैसे भी करके साम्राज्य को किस तरह से विस्तार किया जाए, और इसी के उद्देश्य से तुर्क लंबे समय तक भारत में इन्होंने राज किया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि सबसे भारत में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया, तो याद रखना 1175 में सबसे पहला आक्रमण मुल्तान में किया, उसके बाद में 1176 में उच्च, और ये उच्च है सिंध में, और इस सिंध पर भी मोहम्मद गोरी के द्वारा आक्रमण किया गया। दोस्तों इन दोनों आक्रमणों में मोहम्मद गोरी की विजय हुई है। जैसे ही मोहम्मद गोरी की विजय होती है, दिखती बात है उसके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। तो 1178 की बात है दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने तीसरा आक्रमण किया गुजरात में, और गुजरात में ही पड़ता था जिसका नाम है आबू,
और आबू का जो शासक था इसका नाम था मूलराज सेकंड। और इस मूलराज सेकंड पर आक्रमण तो करना था, परंतु सबसे पहले जो गुजरात पर आक्रमण करना था। तो गुजरात के जो शासक थे, इन गुजरात के शासक का नाम था भीमदेव सेकंड, परंतु भीमदेव छोटे थे तो इनकी माता जी थी जिनका नाम था नायकी देवी। और इन्हीं नायकी देवी के संदर्भ में मूलराज सेकंड के द्वारा दोनों ने मिलकर 1178 में मोहम्मद गोरी को हरा दिया। और मोहम्मद गोरी हार कर चला जाता है फिर से गजनी, और गजनी जाने के बाद वापस बैठ कर नहीं। कारण क्या है कि मोहम्मद गोरी ने पहले से ही तय कर दिया कि मुझे तो साम्राज्य विस्तार करना है। 1178 के बाद बात करें 1189 की, और इसने वापस आक्रमण किया, वो किया पेशावर पर। यहाँ पर भी इसने जीत दर्ज की। पेशावर के बाद में 1181 में इसने लाहौर पर आक्रमण किया, यहाँ पर भी इसको जीत मिली। 1189 में इसके द्वारा बठिंडा पर आक्रमण किया गया और इस पर भी क्या मिल गई, जीत मिल गई। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, इन तीनों जगहों पर जब जीत मिल चुकी थी तो तुर्क जो साम्राज्य है इसका विस्तार तो बहुत ही ज्यादा होने वाला ही था। 1181 और 1100, इन तीनों समय में इन्होंने सबसे पहले पेशावर, लाहौर और उसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट था बठिंडा। दिल्ली आना है तो बठिंडा तो जीतना बहुत जरूरी है, और बठिंडा जैसे ही जीते तो दोस्तों सबको पता है 1191, और यहीं पर बात कर लेते हैं इसके साथ में 1191 की बात। 1191 में दोस्तों सबको पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध, और इस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था पृथ्वीराज पर, परंतु पृथ्वीराज के जो चाचा थे जिनका नाम था हरिराज, और हरिराज का भाला लग गया था मोहम्मद गोरी पे, जिससे मोहम्मद गोरी घायल हो गया और युद्ध भूमि से क्षेत्र भाग कर ये गजनी चला गया। अतः तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जो है इसकी होती है विजय। दोस्तों ये विजय नहीं है, ये एक तरह की पृथ्वीराज की पराजय है, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी घायल हो गया था तो पृथ्वीराज ने इसका पीछा नहीं किया, जिसका सबसे बड़ा कारण इसके पतन का माना जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं करना। दोस्तों उसके बाद में देखते हैं सन 1192 की बात करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के पास में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है केवाम उल मुल्क। जब केवाम उल मुल्क को भेजा पृथ्वीराज को, कि पृथ्वीराज कैसे भी करके मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। अब मोहम्मद गोरी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजता है, परंतु याद रखना दोस्तों पृथ्वीराज जी संयोगिता में बड़े ही व्यस्त थे इस समय, क्योंकि इन्होंने संयोगिता से विवाह कर लिया था। आप सबको शायद ये विदित होगा कि संयोगिता और जयचंद घेड़वाल के बीच में पिता और पुत्री का संबंध है, और अपनी पुत्री का विवाह जो है, अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर के रूप में किया, परंतु संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, और द्वार पर दो व्यक्ति की फोटो लगाई गई थी। पहली फोटो जो लगाई गई थी वो थी स्वयं पृथ्वीराज की, और दूसरी फोटो थी वो थी चंद्रबरदई। संयोगिता ने किसी भी योद्धा को नहीं माला पहनाई, आखिरकार जाकर माला पहना देती है पृथ्वीराज की फोटो पर, और पृथ्वीराज अपहरण कर संयोगिता से विवाह कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दिखती बात है कहीं ना कहीं जयचंद घेड़वाल का बहुत ज्यादा ही आक्रामक रूप में आएगा, कारण कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। और ये जो संयोगिता वाला जब केस हुआ दोस्तों याद रखना है आपको, 1192 में मोहम्मद गोरी को भेजा था। मोहम्मद गोरी ने जब केवाम को भेजा तब यहाँ पर जयचंद घेड़वाल ने स्वयं ने कहा था कि मैं इनका साथ दूंगा, आप तो भेजो। तो तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, और इसी तराइन के द्वितीय युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, तराइन के इस युद्ध में जो पृथ्वीराज है, इसी तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों आपको ध्यान रखना है जयचंद घेड़वाल ने ही आमंत्रित किया था मोहम्मद गोरी को, और मोहम्मद गोरी को साथ दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि इस तराइन के युद्ध में एक बार तो पृथ्वीराज जो स्वयं है वो कहीं ना खुद चिंतित हो गए थे, इतनी ज्यादा सेना लेकर आया, और
मोहम्मद गोरी अपने कुछ व्यक्तियों के साथ में इसके पास में संधि का प्रमाण लेने के लिए गए थे, परंतु दोस्तों मोहम्मद गोरी संधि नहीं करना चाहता था, कैसे भी करके इसकी सेना को हल्का करना चाह रहा था वो। आखिरकार बार बार पृथ्वीराज के पास में भेजते और पृथ्वीराज बार बार हाँ भरता था और मोहम्मद गोरी बार बार कहता था मेरे भाई साहब जो है गौर वंश में रहते हैं, वहां जब हाँ भर देंगे तब हम लोग वहां पर क्या करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। बात हो जाती है यहीं पर। तो पृथ्वीराज के जितने भी सैनिक होते हैं, ये सैनिक है अपने रूटीन के कार्य में व्यस्त होते थे और पीछे से मोहम्मद गोरी की सेना ने आक्रमण किया। इतना जबरदस्त आक्रमण किया कि दोपहर तक तो पूरी सेना को पराजित कर दिया। ये तो है हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसी तराइन के द्वितीय युद्ध की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 3 व्यक्तियों का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तराइन के युद्ध के बारे में। सबसे पहला जो है वो व्यक्ति है जिसका नाम है हसन निजामी। इस हसन निजामी के अनुसार दोस्तों, ये साहित्यकार थे, हसन निजामी के अनुसार कि तराइन के युद्ध के बाद में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली और जैसे ही मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करता है तो मोहम्मद गोरी फिर से गजनी चला जाता है। और दोस्तों हसन निजामी ये भी कहता है कि पृथ्वीराज पीछे से विद्रोह करता है और विद्रोह की सूचना मोहम्मद गोरी को मिल जाती है। गोरी को जैसे ही सूचना मिलती है, गोरी आता है और पृथ्वीराज की हत्या कर देता है। दूसरा जो है वो है मिन्हास उत सिराज। इसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज को ले जाया जाता है और ले जाने के बाद सिरसा नामक स्थान पर इसकी हत्या कर देता है। तीसरा आपको पता होगा दोस्तों, चंद्रबरदाई का नाम सुना होगा और इस चंद्रबरदाई के अनुसार कहा जाता है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद में करनाल से लगाकर गजनी तक पैदल लेकर जाता है पृथ्वीराज को और पृथ्वीराज पैदल चलता है, इतना ज्यादा थक जाता है कि बीच में ही वो अटक जाता है। परंतु दोस्तों पृथ्वीराज है, कभी न कभी वो हिम्मत नहीं हारने वाले थे, कैसे भी करके वो गजनी पहुंच गए और गजनी पहुंचने के बाद में इसको दरबार में पेश किया गया। दरबार में पेश करने के बाद में मोहम्मद गोरी से आंखें मिलाता है। मोहम्मद गोरी कहता है चौहान तेरी कर आंखें नीचे, तो सीधा बोलता है चौहानों ने कभी भी आंखें नीचे करके इस बात नहीं की है। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखों में सरिये डलवा दिया था, तो उनको अंधा कर दिया। फिर भी पृथ्वीराज ने गर्दन उठाए, बात कर रहे थे कि वो गर्दन नीचे नहीं करेगा, हम चौहान है मर जाएंगे परंतु गर्दन नहीं करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसी समय गर्दन काटने का आदेश दिया गया, परंतु एक सूफी संत आता है और वो भी कौन है, चंद्रबरदाई। सूफी संत के वेश में आता है और बोलता है आप इसकी गर्दन मत काटो, इसके पास में बहुत अच्छी विद्या है और आप उस विद्या को देखोगे तो आप वास्तव में चकित हो जाओगे। तो चंद्रबरदाई को कहा भाई ऐसी कौन सी विद्या है कि इसके पास में है शब्द वेदी बाण। शब्द वेदी बाण के पास में इसकी है सबसे बड़ी जो इसके पास में विद्या है, आप उसका एक बार जरूर देखें, आप इसको मारे नहीं। चंद्रबरदाई के कहने पर मोहम्मद गोरी ने एक बार छोड़ा तथा एक बड़े से यहां पर बैठे हैं मोहम्मद गोरी स्वयं, यहां पर लाकर खड़ा कर दिया इस ग्राउंड में पृथ्वीराज चौहान को और इसके पास में खुद है वो चंद्रबरदाई। दोस्तों मैं चंद्रबरदाई सूफी जो इसको क्यों नहीं मारा, इसका कारण यह है कि मोहम्मद गोरी सूफी संतों का आदर करता था। उससे भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी भारत लाने का जो श्रेय है वो जाता है मोहम्मद गोरी को, और उसी समय चिश्ती संप्रदाय की भी स्थापना किसके द्वारा की गई, ख्वाजा साहब के द्वारा की गई। अब चंद्रबरदाई जो है ये मोहम्मद गोरी और आसपास में जब घंटियां लगा दी जाती है और मोहम्मद गोरी भी देखता है कि घंटी बजती है, परंतु चंद्रबरदाई जो है ये कैसे भी करके पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी तक तीर लगाना चाहता था। तो मोहम्मद गोरी ने अनुमान लगाया, आप सबको पता होगा 4 अंगुल 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, अष्ट अंगुल प्रमाण
ऊपर बैठो सुल्तान, मत चूके रे चौहान। दोस्तों इतनी सी बात कहते ही पृथ्वीराज चौहान ने सीधा बाण चलाया और मोहम्मद गोरी पर यह बाण जाके लगा। चंद्रबरदाई के अनुसार मोहम्मद गोरी का यहाँ पर क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ऐसी बात में पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रबरदाई आपस में ही तीर लगाकर मर जाते हैं। ऐसी बात जो किसने कही है, वो चंद्रबरदाई ने कही है। हालांकि आज ही पृथ्वीराज राष्ट्रों के इन चीजों का वर्णन किया गया है। दोस्तों अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात है, तराइन का प्रथम तथा तराइन के द्वितीय युद्ध। जैसे ही तराइन के द्वितीय युद्ध में ये जीत जाता है और मोहम्मद गोरी का जो तुर्क साम्राज्य है बहुत ही ज्यादा विदित हो जाता है। और तुर्क, इसका कारण क्या है, क्योंकि जब अजमेर जीत चुके हैं, अजमेर के साथ में दिल्ली जुड़ा हुआ है और दिल्ली भी अगर जीत चुके हैं, इसका मतलब है दिल्ली में किसका शासन हो चुका है, मोहम्मद गोरी का। इसीलिए कहा जाता है तुर्कों का सबसे बड़ा जो है साम्राज्य है वो शुरू किया था मोहम्मद गोरी ने, और वो सत्ता थी दिल्ली की सत्ता। दोस्तों अब जो बचा हुआ है वो है 1194 का, और वो है चंदावर का युद्ध। और इसी चंदावर का युद्ध देखो दोस्तों, सीधी बात है, अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो वो सांप आपको जरूर डसेगा। इधर मैं बात करूंगा, सांप है मोहम्मद गोरी और दूध पिलाने वाला था, आपको पता होगा, जयचंद गहडवाल। और इसी जयचंद गहडवाल को मोहम्मद गोरी है वो मार देता है, और मारने के बाद में कन्नौज पे भी मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। दोस्तों देखना, अब चंदावर के युद्ध में भी है जयचंद गहडवाल हार गया। अब कोई तरह का मोहम्मद गोरी के पास में ऐसा नहीं है शासक जो इसको हरा सके। पूरे भारत में इसका क्या हो गया, शासन शुरू हो गया। अब देखिए मोहम्मद गोरी जो है यहाँ पर युद्ध जीतता है। युद्ध जीतने के बाद में इसका एक गुलाम होता है, इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको यहाँ का शासन सौंप देते हैं। शासन सौंपने के बाद में मोहम्मद गोरी स्वयं चले जाते हैं मध्य एशिया में, और जैसे ही मध्य एशिया जाते हैं पूरा राज है वो ऐबक के पास में आ जाता है। परंतु सन 1206 में, मार्च 1206 में एक बार फिर से मोहम्मद गोरी आता है भारत में, और भारत में उस समय आता है तब जाटों ने खोखरों तथा जाटों का दमन करने के लिए आ रहे थे। परंतु याद रखना दोस्तों, इनका दमन तो मोहम्मद गोरी के द्वारा कर दिया गया, परंतु वापस जाते समय सिंधु नदी के पास दमयक नामक स्थान पर इन्हीं खोखरों तथा जाटों के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों याद रखना है, सिंधु नदी और स्थान है वो दमयक। मार्च 1206 में इसकी हत्या कर दी जाती है, और आगे जो है वो गुलाम वंश का शासन है वो चालू हो जाता है। दोस्तों इस तरह से हमारा पृथ्वीराज भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।